स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट चैप्टर 3 आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो एंड गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या, बजट होता क्या है? जैसे आप लोग अपना बैलेंस शीट पीएल बनाते हो, उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो वैसे गवर्नमेंट भी एक एनुअल स्टेटमेंट बनाता है साल में एक बार, जिसमें वो बताता है एस्टिमेटेड रिसीव, मतलब कहाँ कहाँ से कितना कमाई आने का उसको अंदाजा है, एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कहाँ कहाँ कितना खर्चे का प्लानिंग है उसका ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो मतलब जैसे 1 फरवरी, एक बजट हमेशा फरवरी को आता है, 1 फेब को। तो 1 फेब 24 को बजट आया, वो कौन से ईयर के लिए आया? अप्रैल 24 से मार्च 25 तक के लिए। 1 फरवरी 2000 बजट को बजट प्रेजेंट किया गया, वो अप्रैल 24-25 के लिए, अप्रैल 24 से मार्च 25 के लिए। अब मैंने यहाँ क्या क्या अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, जिसमें हम लोग अपना एस्टिमेटेड रिसीव बताते हैं। देखो यहाँ पे एस्टिमेटेड वर्ड है, यहाँ प्लान्ड वर्ड है। तो कमाई के आगे एस्टिमेट बता रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर के आगे प्लान, क्योंकि गवर्नमेंट प्लानिंग करती है हम यहाँ खर्चा करेंगे, फिर करना पड़ता है, करते हैं मतलब रुकते नहीं है। लोन लेके करे, चाहे पुराने सेविंग से करे, जैसे भी करे, बट करेंगे। और एस्टिमेटेड रिसिप्ट इसलिए क्योंकि रिसिप्ट का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कहाँ से कितनी कमाई आएगी, तो गवर्नमेंट अंदाजा लगाती है, एस्टिमेट करती है रिसिप्ट को, और एक्सपेंडिचर को करती है प्लान ऑफ अ फिस्कल ईयर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट बजट करती है यूनियन बजट, जबकि स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज अपना अपना बजट भी लेकर आती है। मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना बजट लेकर आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट लाती है उसको बोलते हैं यूनियन बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की यहाँ पे बात हो रही है, वो 1 डे ऑफ फरवरी ऑफ ईच ईयर आता है, जिसको फिर पार्लियामेंट में अप्रूवल किया जाता है, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होता है। मतलब 1 फेब को प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद पार्लियामेंट की कमेटी होती है, वो उसमें कुछ चेंजेस करना हो, जो भी करना हो, उसके बाद अप्रूवल होता है, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होता है। बजट में गवर्नमेंट 2 बातें करती है। बजट की जो पूरी स्पीच होती है, उसमें फर्स्ट हाफ में ये बताती है कि हमारा पिछले साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, मतलब पिछला साल जो बजट बनाए थे वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाया, कितना अभी भी बाकी है, कहाँ नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया। और फिर आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट प्रेजेंट होता है, मतलब अगले साल क्या क्या प्लानिंग है, कितना कमाई कहाँ से आएगा, कितना खर्चा कहाँ करेंगे। तो ये बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आता है ये बजट का इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिविटी, क्यों करना है गवर्नमेंट को ये बजट करके गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जैसे टैक्स में कंसेशन देना, सब्सिडीज देना, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में डायरेक्टली प्रोड्यूस करके खुद गवर्नमेंट भी लॉन्च करती है सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक गुड जिसको बोलते हो आप लोग। तो ये सब चीजें होगी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब गवर्नमेंट को जो कमाई आएगी गवर्नमेंट उसको कहाँ कहाँ लगाएगा, वो बजट में बताते हैं। तो बजट में ये भी प्लानिंग होती है। इनइक्वालिटी को कम कैसे किया जाए, मतलब अमीरों से और टैक्स लिया जाए और गरीबों में उसको कैसे बांटा जाए। तो इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच एंड स्पेंडिंग ऑन पुअर कैसे कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे रखेंगे, तो उसका भी बात होता है। इनइक्वालिटी कैसे कम करेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगा, मतलब फ्लक्चुएशंस या इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको लेकर भी प्लान होता है। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कहाँ लगाएगा, कहाँ कम करेगा। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को कम करेगा, इन्फ्लेशन कम है तो और एक्सपेंडिचर करेगा। तो ये सब प्लानिंग होती है। फ्लक्चुएशन या अनसर्टेनिटी को कैसे कवर अप करना है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, गवर्नमेंट की बहुत सारी एंटरप्राइजेज है, जैसे BSNL, ONGC, भेल, सेल, रेलवे, तो उनका भी बजट में बात होता है कि उनके लिए गवर्नमेंट कैसे प्लान कर रहा है, उनको कैसे रन करेंगे। यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का बात हो रहा है, उनसे कैसे सोशल वेलफेयर क्रिएट किया जाएगा। बजट में ये भी एक टारगेट होता है कि देश का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, तो कैसे हमारा GDP बढ़ेगा, कैसे हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का वॉल्यूम बढ़ेगा, कहाँ टैक्स की छूट देने की दरकार है ताकि डिमांड बढ़े, कैसे हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग आएगा, मतलब गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करेगा, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट अपना इंडस्ट्रीज में और क्या करेगा, कहाँ नया फ्लाईओवर बनाएगा, कहाँ नया डैम बनाएगा, कहाँ नया इंडस्ट्री खोलेगा। ये सब चीज़ों का प्लानिंग इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लानिंग हो गया।
रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, कुछ एरिया में बहुत ग्रोथ है क्योंकि वहाँ प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है, कुछ एरिया बहुत बैकवर्ड है, तो उसको कैसे ठीक करेगा, बैकवर्ड एरिया में कैसे प्रोजेक्ट सेटअप करना है, कहाँ करना है, किस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करना है ताकि प्राइवेट सेक्टर भी वहाँ जाके बिजनेस खोले, प्राइवेट सेक्टर को कैसे बूस्टअप करना है, इंकरेज करना है कि वो लोग भी और काम बढ़ाए देश में, ये सब भी प्लानिंग बजट में होती है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब कहाँ कहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिया जाएगा, रेलवे में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते वक्त, मनरेगा जो सबसे बड़ी स्कीम है गवर्नमेंट की, तो ये सब चीज़ों पे कैसे खर्चा किया जाएगा। ये हुआ आपका बजट का ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट आंसर है अब कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, और यही मेन टॉपिक है, मोटा मोटी चैप्टर खत्म हो जाता है इसी के साथ, एक आध छोटे मोटे टॉपिक और रह जाएंगे। कंपोनेंट ऑफ बजट क्या बताता है आपको, गवर्नमेंट ये प्लान करती है ना कि वो बजट में कहाँ कहाँ से कमाई आएगा और कहाँ खर्च करेंगे, तो कमाई और खर्चे का जो प्लानिंग है उसी को कंपोनेंट कहा जा रहा है, मतलब कहाँ से रिसिप्ट आएगा और कहाँ एक्सपेंडिचर होगा। अब रिसिप्ट दो टाइप की है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। वैसे एक्सपेंडिचर भी दो टाइप की है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई आपको सिंपल लैंग्वेज में पूछे क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट उसको बोलते हैं जिसमें लायबिलिटी क्रिएट हो या एसेट रिड्यूस हो। कैपिटल रिसिप्ट उसको बोलते हैं जहां लायबिलिटी क्रिएट हो या एसेट रिड्यूस हो, क्योंकि पैसा आ रहा है ना रिसिप्ट का मतलब, तो पैसा आ रहा है कैसे आएगा, या तो एसेट बेच रहे हैं, और कैपिटल मतलब बैलेंस शीट वाले आइटम, तो एसेट बेच के पैसा आएगा या फिर लोन ले के पैसा आएगा। तो लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है लोन ले रहे हैं तो, और एसेट बेच रहे हैं तो एसेट रिड्यूस हो रहा है। और वही कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या बोलेंगे, एसेट क्रिएट होगा, लायबिलिटी रिड्यूस होगा, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर बने पैसा जा रहा है, तो ऐसा जाएगा कि इसमें एसेट क्रिएशन में और लायबिलिटी चुकाने में। तो यही मेन डेफिनेशन है। बाकी आप लिख सकते हो कि कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म पर्पस के जो गवर्नमेंट खर्चा या कमाई करता है, मोर देन ए फिस्कल ईयर जिसका इम्पैक्ट है, वो सब हो गया बात बोलना, वो ज्ञान तो आपका अकाउंट्स वाला ज्ञान है। बट यहाँ वाला एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट में लायबिलिटी क्रिएट होता है, एसेट रिड्यूस होता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट क्रिएट होता है, लायबिलिटी रिड्यूस होता है। अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट का डेफिनेशन ठीक उल्टा बोल दिया, नाइदर क्रिएट्स ए लायबिलिटी नो रिड्यूस एन एसेट, यहां बोला नाइदर क्रिएट्स एन एसेट नो रिड्यूस ए लायबिलिटी। अब आप बोलोगे यानी डे टू डे कमाई और डे टू डे खर्चा गवर्नमेंट का, हर फिस्कल ईयर में जो कमाई और खर्चा है गवर्नमेंट का पर्टिकुलर ईयर के लिए, दैट इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट, और पर्टिकुलर ईयर के लिए जो गवर्नमेंट खर्च करता है डे टू डे ऑपरेटिंग चलाने के लिए देश को, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बोला रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप का, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्सेस से कमाई जो है गवर्नमेंट की उसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, टैक्सेस कंपलसरी है, पब्लिक को देना ही पड़ेगा, तो गवर्नमेंट का जो टोटल टैक्सेस से कमाई आए उसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। इसका पर्पस है गवर्नमेंट के पैसे को पब्लिक वेलफेयर पे खर्चा करेगी, ये गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ फंड है, ये सब ज्ञान देना है आपको। अब बोलोगे टैक्स रेवेन्यू भी दो टाइप का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स, आप दो ही एग्जाम्पल याद करो, हालांकि इंडिया में वेल्थ टैक्स भी हट चुका है बट फिर भी ठीक है, आप याद करो। डायरेक्ट टैक्स का मतलब टैक्स ऑन प्रॉपर्टी या टैक्स ऑन इनकम, यानी वेल्थ टैक्स हो गया टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स ऑन इनकम हो गया जो आप कमाते हो उस पर। अब आप नौकरी कर रहे हो तो आप सैलरी कमा के टैक्स दे रहे हो, आप बिजनेसमैन हो तो प्रॉफिट पे टैक्स दे रहे हो, आप कोई एसेट बेचते हो, मैंने 25 लाख का फ्लैट 30 लाख में बेच दिया तो उस पर गेन कमा रहा हूँ, वहां भी टैक्स दूंगा। मैंने इंटरेस्ट डिविडेंड कमाया गवर्नमेंट को, उस पर भी टैक्स दूंगा, ये सब इनकम टैक्स है। तो जो इंडिविजुअल फर्म कंपनीज ये लोग पेमेंट करते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन में बढ़िया बात बोलूं, दो बातें हमेशा बोलो, इंसिडेंस और इम्पैक्ट ऑन सेम पर्सन। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इंसिडेंस है, दो बातें बोलोगे डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन, अगर किसी को भी बताना हो, अगर वो तुमसे पूछे डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन क्या है, बोलना दो बातें, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन सेम पर्सन, इसका मतलब अभी समझाऊंगा, एंड ये इनकम पे लगता है, या पहला पॉइंट ही बोलो कि इनकम पे लगता है, और दूसरा बात इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन पे। अब ये इंसिडेंस और इम्पैक्ट क्या है, इंसिडेंस मतलब कौन जमा कर रहा है, और इम्पैक्ट मतलब किसकी जेब से जा रहा है।
हु इज पेइंग इट। तो इनकम टैक्स दोनों सेम पर्सन पे है। मैं कमा रहा हूं तो मेरी ही कमाई पे मैं टैक्स भर रहा हूं, मतलब मैं ही जमा कर रहा हूं और मेरी ही जेब से जा रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बोलेंगे, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑन टू डिफरेंट पर्सन। जमा करने का जिम्मेदारी सेलर का है, लेकिन अल्टीमेटली पेमेंट किसकी जेब से होता है, बायर के। आप अगर एक पिज्जा खरीद के ला रहे हो तो पिज्जा हट वो टैक्स जमा करेगा, आप तो जीएसटी पिज्जा हट को देकर आ जाते हो, तो जा किसकी जेब से रहा है, आपकी, यानी कंज्यूमर की, बायर की। लेकिन जमा कौन कर रहा है, सेलर। तो इंसिडेंट और इंपैक्ट दो अलग अलग इंसान पे है। और दूसरा बात क्या बोलोगे यहाँ पे, वहां पे बोले थे वो इनकम पे लगता है, यहाँ बोलोगे गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू पे लगता है। हो गया। इसका एग्जांपल जीएसटी, कस्टम, एक्साइज, वैट, ये सभी होते हैं। अब एक्साइज और वैट मेनली रहे नहीं है पेट्रोलियम और अल्कोहल को छोड़ के, अब मेनली जीएसटी और कस्टम ही आपका एग्जांपल है। अब आया नॉन टैक्स कमाई, तो गवर्नमेंट और कहां से कमाता है, सिर्फ इंटरेस्ट कमाता है, क्योंकि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या बहुत सारे लोगों को, यूनियन टेरिटरीज को लोन देता है तो वहां से ब्याज कमाता है। गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज चलती है तो वहां से प्रॉफिट कमाते हैं। इंडस्ट्रीज है ना गवर्नमेंट की, बीएसएनएल और ये सब, तो वहां से प्रॉफिट आते हैं। कुछ लॉस मेकिंग है, कुछ प्रॉफिट मेकिंग भी है। डिविडेंड, तो गवर्नमेंट भी पैसा इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी के शेयर्स में, तो वहां से डिविडेंड कमा रहा है। जैसे गवर्नमेंट का एलआईसी में स्टेक है, गवर्नमेंट को भी शायद 2-3 हजार करोड़ का डिविडेंड मिला एलआईसी से, तो गवर्नमेंट ने एलआईसी में पैसे लगा रखे। इसके अलावा फीस कमाती है गवर्नमेंट, कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का फीस कमाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमको कोई टाइप का परमिट देता है तो लाइसेंस फीस कमाता है, जैसे ट्रकों और गाड़ियों को चलने का लाइसेंस देता है तो उसका लाइसेंस फीस। गवर्नमेंट फाइन पेनल्टीज कमाता है, हम लोग कोई लॉ तोड़ते हैं, कोई लेट पेमेंट करते हैं तो उस पर हम लोग फाइन भरते हैं गवर्नमेंट को। एस्टीट्स, मतलब कोई आदमी मर जाए और उसका कोई लीगल हेयर नहीं है तो उसका प्रॉपर्टी किसका हो जाएगा, सरकार का, तो सरकार वहां भी कमा रही है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट को फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब से लोन मिलता है, ग्रांट मिलता है, गिफ्ट्स मिलता है। कंपनीज से भी मिलता है बहुत सारा बड़ा बड़ा, तो ये सब गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स यानी डोनेशन बोल सकते हो, तो वो भी गवर्नमेंट का कमाई है। फॉर फ्यूचर, आपने गवर्नमेंट को कोई एडवांस पेमेंट किया, बैलेंस पेमेंट आप बाद में करने वाले थे, नहीं कर पाए, तो वो एडवांस पेमेंट गवर्नमेंट रख लेता है। जैसे मान लो मैंने एक ऑक्शन में बोली लगाया, बोली मैंने जीत लिया, मुझे 50 लाख का पेमेंट करना है वो आइटम लेने के लिए, मैंने 5 लाख डिपॉजिट कर दिया है, बाकी 45 लाख मैंने कहा 1 हफ्ते में जमा करूंगा। गवर्नमेंट बोला ओके, बट मैं वो 45 लाख नहीं दे पाया तो 5 लाख भी गवर्नमेंट रख लेगा। फॉर फ्यूचर से भी गवर्नमेंट की कमाई होती है। एक और है स्पेशल असेसमेंट, तुम्हारे एरिया में अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाए तो गवर्नमेंट बोलता है वो वैल्यू, गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया, मान लो मेट्रो बनाया, तो मेट्रो बनाया तो एरिया में प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट कह रहा है कि हमारे डेवलपमेंट के कारण आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा तो उसमें भी आप कुछ पेमेंट करो। ये जनरली कोई लेता नहीं है, कोई देता भी नहीं। तो ये हो गए गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट, हो गए दो टाइप के, टैक्स और नॉन टैक्स। अब टैक्स रिसिप्ट भी 2 टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गए 9 टाइप के, इंटरेस्ट, प्रॉफिट डिविडेंड, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, एस्टीट्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, फॉर फ्यूचर, स्पेशल असेसमेंट। अब आता है कैपिटल रिसिप्ट। गवर्नमेंट बोरो करती है फॉरेन गवर्नमेंट से, इंडियन मार्केट से भी गवर्नमेंट बोरो करती है, इंटरनेशनल बॉडीज यानी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से भी गवर्नमेंट बोरो करती है, तो वो गवर्नमेंट का एक रिसिप्ट है। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था वो रिकवरी हो जाए, गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या किसी और को भी लोन दिया था तो उससे भी गवर्नमेंट की कमाई आती है। ये हो जाएगा रिड्यूस इन एसेट का एग्जाम्पल, और इंक्रीज इन लायबिलिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा लोन लेने वाला। और रिड्यूस इन एसेट का एग्जाम्पल में आप बोलोगे तो गवर्नमेंट अपना डिसइन्वेस्टमेंट करती है। अभी गवर्नमेंट ने एयर इंडिया, टाटा को बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट अपना स्टेक, अपना पार्ट सेल कर देती है, अपना ओनरशिप का पार्ट, गवर्नमेंट अपना ओनरशिप का पार्ट सेल कर देती है, तो वो भी गवर्नमेंट का एक कमाई है। हम लोग जो पोस्ट ऑफिस, एनएससी, किसान विकास पत्र में जो सेविंग करते हैं वो पैसा भी एक बार गवर्नमेंट को ही मिलता है, तो वो भी गवर्नमेंट का रिसिप्ट है। बैंकों का नहीं कह रहा हूं मैं, किसान विकास पत्र, एनएससी, पोस्ट ऑफिस, ये सब सेविंग्स अल्टीमेटली जो हम लोग करते हैं वो पैसा गवर्नमेंट के हाथ में जाता है, गवर्नमेंट उसको यूज करता है, तो वो भी गवर्नमेंट का लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। पीएसयू सेलिंग रिड्यूस एसेट, तो देखो मैंने सबका एक एक एग्जांपल कर दिया, और यही 3 याद करने हैं आप।
4 बोल सकते हो। अब आया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट का डे टू डे खर्चा, जो गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो खर्चा करती है, जैसे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देती है गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल चलाती है, गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल चलाती है, आर्मी या डिफेंस या पुलिस स्टेशन के लिए खर्चा, गवर्नमेंट जो किसी को ग्रांट्स देती है, स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती है जब कोई प्रॉब्लम आता है, तब कहीं पे फ्लड आ गया तो उसके लिए पैसा दिया, ये सब क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट करे, जैसे गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया या लिया हुआ लोन चुकाया, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया तो भी पैसा गया और किसी से लिया हुआ लोन चुकाया तो भी पैसा गया। या गवर्नमेंट ने कोई एसेट क्रिएट करे, मतलब मेट्रो फ्लाईओवर बनाए, रोड बिल्डिंग बनाए, मशीन इक्विपमेंट बनाए, नया फैक्ट्री खोले, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, ये सब करे, ये भी गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब ये सब बात को पढ़ के समझ में आया कि गवर्नमेंट बजट में फिर 3 एंगल हो सकते हैं, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट। बैलेंस बजट मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इक्वल टू गवर्नमेंट का रेवेन्यू, जो होता नहीं है। डेफिसिट का मतलब खर्चा ज्यादा कमाई कम, और सरप्लस का मतलब कमाई ज्यादा खर्चा कम। तो हमारा बजट फिलहाल डेफिसिट बजट है, तो हम पढ़ेंगे अब डेफिसिट कितने टाइप का। तो पहले मीनिंग पढ़ा, एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। अच्छा, बजट सारा एस्टिमेटेड ही है, बिगिनिंग में बन रहा है, तो गवर्नमेंट को अंदाजा में बात कर रही है, गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है ये खर्चा इतना होगा, कमाई इतना होगा, तो खर्चा ज्यादा कमाई कम, यानी बजट हमारा डेफिसिट में। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, इसका फॉर्मूला बन गया ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ये तो कॉमन है हर डेफिनेशन में। अब बोलो, ये डेफिसिट भी 3 टाइप के, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 5 मिनट का और चैप्टर खत्म। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी गवर्नमेंट का अपना कमाई, डे टू डे कमाई इतना नहीं है कि अपना डे टू डे खर्चा का फंक्शनिंग का मीटिंग अप कर सके, मीटअप कर सके, उसको मैचअप कर सके। इसका इफेक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट का डिस सेविंग होगा, मतलब सेविंग नेगेटिव होगा, गवर्नमेंट अपना पुराना सेविंग्स को यूज करेगी। और बुरा क्या होगा, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा अपना डे टू डे खर्चा चलाने के लिए, या फिर गवर्नमेंट को अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेचना पड़ेगा, पीएसयूज को डिस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ेगा या एसेट घटेगा, जिसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लोन ले रही है तो इंटरेस्ट ज्यादा चुकाना पड़ रहा है, मतलब गवर्नमेंट का डे टू डे खर्चा और बढ़ जाएगा। तो सर ये तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको टैकल करने का तरीका क्या है सर, इसका टैकल करने का मेजर्स है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर्स को कम करे, गवर्नमेंट उन एक्सपेंडिचर्स को रोके जो फालतू एक्सपेंडिचर्स है, जैसे गवर्नमेंट का ट्रैवलिंग का खर्चा कम करे, एक साथ 10-10 गाड़ियां निकल रही है उसका कम करे, गवर्नमेंट अपना पेट्रोलियम एक्सपेंडिचर कम करे। तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करे ताकि वो पैसा बचे, और या फिर टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू का सोर्स को बढ़ाए, मतलब टैक्स बढ़ाए या फिर नॉन टैक्स से कमाई का जरिया और ढूंढे। तो ये हुआ रेवेन्यू डेफिसिट और उसका इम्पैक्ट और उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट आया फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। बोलना ये चाहते हैं पहले, इसमें एक्स्ट्रा बात एक बोलनी है मेरे को, और एक एग्जाम ओरिएंटेड बात बोलनी बहुत जरूरी है, वो भी बोलूंगा। पहले ये सब आपका टोटल कमाई से ज्यादा टोटल खर्चा है, माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट से। लेकिन जब मैं टोटल रिसिप्ट का बात करता हूँ, यानी जब मैं कैपिटल रिसिप्ट भी ले रहा हूँ जो उसमें बोरोइंग छोड़कर बात करनी, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो डेफिनेशन क्या बना, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग्स को छोड़कर। अब एग्जाम ओरिएंटेड एक बात बता देता हूं, अगर आपको बोरोइंग का फिगर गिवन है उसी को फिस्कल डेफिसिट बोल देना।
कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं, ध्यान में रखना। ये स्टूडेंट फंसता है, मैं रिमाइंडर दे रहा हूं आपको, ये अलग से ब्रेन में नोट डाउन करके चलना कि आपका फिजिकल डेफिसिट का मतलब ही बोरोइंग्स होता है। तो सर इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा? बस इतना ही काम का बात है। इम्प्लीकेशन क्या आएगा इसका? सर आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। गवर्नमेंट टेक लोन टू रिपे द लोन, गवर्नमेंट को लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को आरबीआई से लोन लेना है तो आरबीआई को नोट छापने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हम फॉरेन कंट्री पे बहुत डिपेंडेंट हो गए, अगर बाहर से लोन ले रहे हैं तो उनका बात मानना पड़ेगा। हमारा फ्यूचर ग्रोथ हैम्पर होगा, क्योंकि हमको वो बोरिंग्स चुकाने में ही हमारा जिंदगी कटते चला जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो गवर्नमेंट बाहर से नहीं होगा, पहले तो इंटरनल लोन ले, ताकि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर नोट छापे, करेंसी प्रिंट करें। और आखिरी डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट। इसका फॉर्मूला है फिजिकल डेफिसिट, यानी जो सेकंड नंबर आंसर निकला माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। लेकिन अगर बोरिंग का फिगर अलग से पता हो तो सिर्फ वही आंसर हो जाएगा। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा? इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या आएगा? सर ये सबसे बड़ा रूट कॉज है फिजिकल डेफिसिट होने का। गवर्नमेंट को ब्याज चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ेगा। देखो फिजिकल डेफिसिट में लोन चुकाने के लिए लोन ले रहे थे या इंटरेस्ट चुकाने के लिए लोन लेना पड़ेगा, ये सबसे बुरा कंडीशन होगा। इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? जितना हो सके जल्दी लोन रिपेमेंट करो, ताकि वो इंटरेस्ट चुकाने का झमेला कम हो। प्रिंसिपल चुकाओ ताकि इंटरेस्ट चुकाने का प्रेशर कम हो। क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी लोन ले रहे थे, फिर उस पर भी इंटरेस्ट तो और सस्ता चला जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है। मतलब अपना फिजिकल डेफिसिट कम करो तो प्राइमरी डेफिसिट अपने आप ठीक हो जाए, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा। अब ये टॉपिक आपके बूस्टर्स में दिए हुए, मैं 2 मिनट में बता दे रहा हूं। मेन कंटेंट खत्म। काइंड्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स सिस्टम कैसे है, तो दुनिया में कैसे है? प्रोपोर्शनल टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, रिग्रेसिव टैक्स होता है। प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब टैक्स का परसेंटेज बढ़े विद द इंक्रीज इन इनकम। मतलब जो 5 लाख कमा रहा है उस पर 10% टैक्स, लेकिन जो 5 लाख से 10 लाख कमा रहा है उस पर 15% टैक्स। तो ये हो गया आपका इनकम बढ़ा तो टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ा। प्रोपोर्शनल टैक्स में चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। टैक्स का रेट कांस्टेंट रहेगा। मतलब तुम 5 लाख कमाओ तो भी 10% टैक्स, 15 लाख कमाओ तो भी 10% ही टैक्स है। परसेंटेज बात करो, अमाउंट नहीं। लेकिन प्रोग्रेसिव में मैंने जो ये एग्जांपल दिया था, ये 5 लाख पे 10% और 5 लाख से 10 लाख पे 15%, ये हुआ प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ेगा टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल में क्या था? टैक्स का रेट सेम रहेगा, इनकम घटेगा बढ़ेगा। जबकि रिग्रेसिव ये दुनिया में बहुत कम लोग, कोई रेयर कंट्री करता होगा, सबसे पागलपंती वाला बात है। टैक्स रेट कम हाई इनकम पे, ज्यादा कमाते हो टैक्स का परसेंटेज कम होगा, कम कमाते हो टैक्स का परसेंटेज ज्यादा होगा। लेकिन ये होता है। फिर है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का कुछ खर्चा प्लान्ड होता है, जैसे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे कितना लगाएगा, एनर्जी में कितना इन्वेस्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट पे कितना लगाएगा, टेलीकॉम कितना लगाएगा, यानी डेवलपमेंटल खर्चा कितना करेगा। नॉन प्लान क्या होता है? अचानक कहीं अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, आर्मी के लिए कुछ पैसा लग गया, अचानक सब्सिडी देना पड़ गया, ये सब नॉन प्लान है। तो अगला लास्ट टॉपिक है डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट कुछ खर्चा देश का डेवलपमेंट के लिए करती है, जैसे सोशल डेवलपमेंट, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप। लेकिन कुछ खर्चा नॉन डेवलपमेंट भी होता है, जैसे पुलिस पे खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, वो सब नॉन डेवलपमेंट खर्चा भी होता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर।